हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो पीछे की क्लास हमने देखी थी, उस क्लास के बाद अगली क्लास चलते हैं। इस क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, उसी कड़ी में जो टॉपिक है वो है एल्केनों के डाई हैलोजन व्युत्पन्न। यानी एल्केनों में यदि दो हैलोजन एलिमेंट हो तो वे व्युत्पन्न कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो एल्केनों के डाई हैलोजन व्युत्पन्न तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार को पढ़ने से पहले आप ये समझेंगे कि यहाँ डाई हैलोजन व्युत्पन्न से तात्पर्य क्या है। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मेरे पास ये एग्जाम्पल है CH3 CH, फिर मैंने कहा Cl, फिर मैंने कहा CH Cl और CH3। ये एक मेरे पास एग्जाम्पल है। यदि आप इस एग्जाम्पल को देखते हो तो इसमें हैलोजन एलिमेंट संख्या में दो है, दो का मतलब डाई। तो ये व्युत्पन्न होंगे कि यदि किसी कंपाउंड में दो हैलोजन एलिमेंट एक साथ आ जाए तो वो एल्केनों में इन व्युत्पन्न के टाइप्स कितने होते हैं। तो यहाँ टाइप्स हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन इसके टाइप्स देख लेते हैं कितने होते हैं। इसके तीन टाइप होते हैं, थ्री टाइप्स। जो पहला टाइप होता है वो होता है इसका जेमिनल डाई हैलाइड, इसको बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड, और इसको संक्षिप्त में लिखते हैं जेम डाई हैलाइड। इसको जेम भी बोलते हैं, जेम डाई हैलाइड। इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड। इसको शॉर्ट में संक्षिप्त में लिखते हैं विस डाई हैलाइड। और इसका जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ये तीन पार्ट इसके होते हैं। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में ये तीन पार्ट आप लिख लेंगे। एल्केनों के डाई हैलोजन व्युत्पन्नों के तीन पार्ट, जेमिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इसे शॉर्ट में जेम डाई हैलाइड, इसे शॉर्ट में विस डाई हैलाइड। ये पढ़ने के बाद हम इसको एक एक का वर्णन सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं जेमिनल डाई हैलाइड को। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड में क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। जेम डाई हैलाइड में जो दोनों के दोनों हैलोजन एलिमेंट होंगे वो हैलोजन एलिमेंट किसी एक कार्बन से ही जुड़े होंगे। ध्यान से सुनेंगे। इस प्रकार जेम डाई हैलाइड में जो दोनों के दोनों हैलोजन एलिमेंट होंगे, तत्व होंगे, वो किसी एक कार्बन से ही जुड़े होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल ये है CH3 CH Cl Cl। यहां आप देख सकते हो, यहां जो दोनों के दोनों क्लोरीन है, पहला क्लोरीन और सेकंड क्लोरीन, वो दोनों के दोनों पहले कार्बन से ही जुड़े हुए हैं। और इस प्रकार उन सभी कंपाउंड में जिनमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु किसी एक कार्बन से ही जुड़े हुए हो, वो हमेशा जेम डाई हैलाइड कह देंगे। ये इसकी सिंपल सी परिभाषा है, आपको ज्यादा इसको सोचने की जरूरत नहीं है। अब इसका नाम वही आपका यूपीएससी का नाम रहेगा, एक कार्बन संख्या और ये दूसरी कार्बन संख्या। अब आपको पता है कि दोनों के दोनों क्लोरीन पहले कार्बन पर है, तो आईयूपीएससी सिस्टम के आधार पर इसका नाम हो जाएगा 1 फिर दो संख्या में, इसलिए हो जाएगा डाई, और इसको कहते हैं क्लोरो, नाम हो गया 1 डाई क्लोरो। कार्बन संख्या 2 का मतलब है एथेन। इसका नाम जो पूरा है वो नाम हो गया आपके 1 डाई क्लोरो एथेन। ये सिंपल सी इसकी परिभाषा होगी। अब पढ़ते हैं अपन इसका सेकंड पार्ट है इसका विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड। विस डाई हैलाइड की यदि हम बात करें तो विस डाई हैलाइड में, इसकी परिभाषा आप ध्यान से सुनेंगे, विस डाई हैलाइड के अंदर दोनों के दोनों हैलोजन परमाणु किसी एक कार्बन पर नहीं होते हैं। यहां दोनों हैलोजन परमाणु
दो निकटवर्ती कार्बन पर होता है। निकटवर्ती कार्बन से तात्पर्य कार्बन श्रृंखला में पास पास के कार्बन पर व्यवस्थित होंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने कहा CH3, फिर लिखा मैंने CH, यहां मैंने लिख दिया क्लोरीन, फिर CH, फिर मैं लिखा क्लोरीन और यहां लिखा मैंने CH3। ये एग्जांपल जो है वो विष डाई हैलाइड का एग्जांपल है। कैसे? यहां आप देख सकते हो ये सभी क्रमागत कार्बन है और यहां आप जो हेलोजन परमाणु के रूप में क्लोरीन देख रहे हो वो वास्तव में दो निकटवर्ती कार्बन पर है। निकटवर्ती कार्बन का मतलब है जस्ट इसके आगे के कार्बन पर, जैसे कि ये इस पर है तो ये किस पर है, इस पर। तो इस प्रकार के सभी जो उदाहरण कंपाउंड्स एग्जांपल्स होंगे वो आएंगे आपके विष डाई हैलाइड में। क्लियर हुआ? ज्यादा सिंपल है, इसकी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आगे हम और बढ़ते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तीसरा पार्ट इसका है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इस पार्ट में क्या होता है? इस पार्ट में ना तो किसी एक कार्बन पर होता है ना दो निकटवर्ती कार्बन पर होता है। यहां हमेशा दोनों हेलोजन परमाणु में से एक हेलोजन परमाणु पहले कार्बन पर होगा और दूसरा हेलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के अंतिम कार्बन पर होगा, यानी पहले कार्बन पर और अंतिम कार्बन पर होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहा CH2, यहां मैंने क्लोरीन जोड़ा, फिर CH2, फिर CH2 और यहां मैंने क्लोरीन जोड़ा। यहां क्या हो रहा है? ये इसका पहला कार्बन, ये इसका दूसरा कार्बन, ये इसका तीसरा कार्बन। वास्तव में देखने पर लग रहा है कि क्लोरीन पहले कार्बन पर है और इसके अंतिम कार्बन पर है। यहाँ निकटवर्ती कार्बन तो ये है, यहाँ होता तो यह आपके हो जाता विष डाई हैलाइड, और ये यहाँ और यहाँ दोनों ही जगह में ओके हो जाता यहाँ, तो ये वापस एक पर आ जाते, इसलिए हो जाता जेम डाई हैलाइड। लेकिन ये पहले कार्बन पर है और अंतिम कार्बन पर है, इसलिए हमेशा कह रही है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ये इसके तीन टाइप्स और है जो आप इनको ध्यान में रखेंगे। इसका एग्जांपल में क्वेश्चंस कंपटीशन में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से जेम डाई हैलाइड है, विष डाई हैलाइड है या अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड है। यदि आपको इसकी परिभाषा पता है तो सिंपल से आप उसको एग्जांपल उदाहरण देकर आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो इसी प्रकार एग्जांपल में इसकी परिभाषा पूछी जाती है कि जेम डाई हैलाइड को उदाहरण देकर समझाइए, तो आप इसको इसकी जो परिभाषा है उसको याद रखकर इसका उदाहरण दे सकते हैं। अब ये टॉपिक पूरा होने के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है उस टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है आपके, इस टॉपिक को मैं हटा देता हूं, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको मैं यहां लिख देता हूं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्किल हैलाइड में आपने देखा है कि CX आबंध होता है। CX आबंध का मतलब है कि हेलोजन जो व्युत्पन्न है उनमें जो व्युत्पन्न के रूप में हेलोजन परमाणु आया है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो जो फॉर्म होता है उस फॉर्म को कहते हैं CX आबंध। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है CX आबंध की प्रकृति। CX आबंध की प्रकृति कि CX आबंध की प्रकृति क्या होती है, किस प्रकार की प्रकृति होती है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। CX आबंध की प्रकृति को देखेंगे। CX आबंध की प्रकृति CX, यहां आप यदि देखते हो तो एक नया शब्द आएगा, उस शब्द की सहायता से हम इसकी प्रकृति बताएंगे और वो शब्द आता है विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता और विद्युत ऋणता 11th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ चुके हो कि विद्युत ऋणता क्या होती है और विद्युत ऋणता क्या होती है वो सुन लीजिएगा। विद्युत ऋणता होती है किसी आबंध में, जैसे कि ये आबंध लो, तो किसी आबंध में दोनों एलिमेंट जो है परमाणु जुड़े हुए हैं, उन परमाणु में से किसी एक परमाणु की ऐसी क्षमता होती है कि वो इस आबंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता हो, अर्थात किसी परमाणु की वह क्षमता जो उस बंध से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता हो। जैसा ये जो विद्युत ऋणता है इसकी मैं परिभाषा एक बार फिर से बता रहा हूं। इसकी परिभाषा होगी विद्युत ऋणता इस संबंध, इस बंध से आप समझ सकते हो कि किसी बंध से बंधे हुए जो दोनों परमाणु हैं उनमें से किसी एक परमाणु की ऐसी क्षमता जो उस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता हो, अर्थात किसी परमाणु की वह क्षमता जो
बंध से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता हो, वही उसकी विद्युत ऋणता होती है। और इस विद्युत ऋणता के कारण इस बंध के इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु की ओर चले जाते हैं, जिससे जो ये बॉन्ड है CX बॉन्ड है, वो CX बॉन्ड ध्रुवीय सहसंयोजक हो जाता है। ध्रुवीय सहसंयोजक, ध्रुवीय सहसंयोजक। ध्रुवीय सहसंयोजक का मतलब है कि जब ये बंध बना तब तो सहसंयोजक बंध था, यानी इसने भी इलेक्ट्रॉन दिया और इसने भी इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन इस विद्युत ऋणता के कारण यहाँ हेलोजन परमाणु की जो विद्युत ऋणता है वो कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए इस बंध के इलेक्ट्रॉन हेलोजन परमाणु की ओर विस्थानीकृत हो जाते हैं, जिसके कारण इस बंध के ध्रुवणता आ जाती है। ध्रुवणता से तात्पर्य है कि ये जो CX बंध है उसमें हेलोजन परमाणु जो है उस हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, जबकि कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। और धनावेश इसलिए आता है क्योंकि इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस हेलोजन परमाणु की ओर विस्थानीकृत होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा है। तो इस प्रकार यहाँ जो CX आबंध था उसमें ध्रुवणता आ गई है, तो जो सहसंयोजक बंध था अब वो हो गया है आपके ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। तो इस प्रकार CX आबंध की प्रकृति में यदि हम देखें तो इसकी प्रकृति होती है ध्रुवीय सहसंयोजक, और ध्रुवीय सहसंयोजक का कारण है हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन से हमेशा ही ज्यादा होती है, इसलिए बंध के इलेक्ट्रॉन हमेशा वो की ओर आकर्षित कर लेते हैं। अब यदि हम थोड़े से इसकी CX आबंध की बनावट की बात करें तो बनावट में हम देखेंगे कि जो कार्बन परमाणु है उस कार्बन परमाणु का एक sp3 संकृत कक्षक जो है ऑर्बिटल sp3 संकृत जो कक्षक है वो क्लोरीन या हेलोजन है। मान लीजिए एक काम करते हैं अपन, यहाँ उदाहरण के रूप में CX आबंध जो है उसमें C और क्लोरीन ले लेते हैं कि इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इस क्लोरीन की बात करें और इसकी बात करें तो इसकी संग्रहण अवस्था में जाएंगे तो ये बंध कैसे बना है उसको देखेंगे। यहाँ जो ये कार्बन है वो sp3 संकृत कार्बन है। क्यों है? क्योंकि कार्बन के पास 4 सिग्मा बंध है, और मैंने आपको पूर्व की कक्षा में बताया था कि 4 सिग्मा बंध होने पर वहां संग्रहण हमेशा होता है sp3। और यहाँ क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो इसका एक छोटा सा परफॉर्म आया 1s2 फिर 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 7s2। इस परफॉर्मेंस से आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात कर सकते हो। जैसा कि हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है क्लोरीन का, तो क्लोरीन आवर्त सारणी में आता है 17 पर। 17 का मतलब है इसका जो परमाणु क्रमांक Z है वो 17 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो भी 17 होगी, इसलिए हमें 17 इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। तो जैसे कि s ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p ऑर्बिटल में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, d ऑर्बिटल में हमेशा 10 होते हैं और f ऑर्बिटल में हमेशा 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें 17 से चलना है, तो ये हो गया 2 2 4 10 10 2 12 है, फिर हो गया आपके 6 18। तो यहाँ ध्यान देंगे जो 3p है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट तक बचे जाए तब तक 18 होते हैं, लेकिन हमें एक कम करना है, इसलिए हमें 3p में 5 इलेक्ट्रॉन ही लिखना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ से हो जाएगा 1s2 फिर हो जाएगा 2s2 फिर हो जाएगा आपके इसमें 2p6 फिर हो जाएगा आपके 3s2 फिर हो जाएगा आपके 3p5, ये हो जाएगा 3p5। अब यहाँ 3p5 इसलिए आप कह सकते हो 2 2 4 10 10 2 12 12 5 17, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा जो इस परफॉर्मेंस से आप इसमें निकाल सकते हो। तो वास्तव में यहाँ इसका जो तीसरा ऑर्बिटल है उस तीसरे ऑर्बिटल में 2 और 5 टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। उन 7 इलेक्ट्रॉनों से 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है और शेष 5 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है, जबकि टोटल p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसलिए ध्यान रहे क्लोरीन की संयोजकता अर्थात वैलेंसी जो होती है वो -1 होती है, क्योंकि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट करेगा।
करेगा अपना ऑर्बिटल पूरा करने के लिए। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ क्लोरीन का जो p ऑर्बिटल है वो अर्धपूरित है। अर्धपूरित का मतलब है अभी ये पूरा भरा हुआ नहीं है, स्थायी नहीं है। तो यहाँ sp3 संगृहीत जो कार्बन का ऑर्बिटल है उससे क्लोरीन का अर्धपूरित p कक्षक जो है वो अतिव्यापन करेगा, और यहाँ जो अतिव्यापन होगा वो अतिव्यापन होगा sp3p, अर्थात यहाँ पर मैं 3 और लगाऊंगा, ये हो जाएगा sp3 ये इसलिए होगा, यहाँ 3 इसलिए लगाया क्योंकि क्लोरीन का अंतिम इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में बढ़ता है। तो वास्तव में इस बंध को बनने में मैं ये कहूंगा कि कार्बन का sp3 संगृहीत ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्लोरीन के अर्धपूरित p ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल से अतिव्यापन करके CX आबंध का निर्माण करता है। ये इसकी बंध की प्रकृति होगी, और ये बंध जो है वो ध्रुवीय सहसंयोजक होगा क्योंकि क्लोरीन की विद्युतीयता ज्यादा होती है, इसलिए बंध के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर जाएंगे। क्लोरीन पर आएगा आंशिक ऋणावेश अर्थात पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड कार्बन पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आंशिक धनावेश। अब इसी संरचना को यदि मैं 3D में लेता हूं, 3D का मतलब है इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूं, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसे कि ये कार्बन है, इस कार्बन हमेशा कार्बन की जो स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब होता है चतुष्फलकीय, और एक चतुष्फलक की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर में प्रत्येक जो कार्बन एंगल होता है, कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, अर्थात 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। तो हम इसको उसी आधार पर करेंगे। तो ये इस प्रकार यहाँ कार्बन की संरचना है। तो टेट्राहेड्रल में आप यहाँ से देख सकते हो इसकी ये टेट्राहेड्रल संरचना रहेगी। ये कार्बन के चारों sp3 संगृहीत कक्षक इसके चारों ओर है। अब मान लीजिए यहाँ जो ये बंध है, इस बंध से क्लोरीन अतिव्यापन कर रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है क्लोरीन का 3p कक्षक। और आपको मालूम है 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है कि जो p ऑर्बिटल होती है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डंबलाकार होती है, डमरू के आकार की होती है। शिव जी का जो डमरू होता है उसके आकार की, इसमें 2 पालियां होती है। ये हमेशा p कक्षक की आकृति होगी जिसमें 2 पालियां होगी, और इन पालियों के अंदर इलेक्ट्रॉन अब्र जो होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश घनत्व जो भी होता है वो हमेशा समान होता है। अब आप क्लोरीन की बात करोगे तो क्लोरीन की संरचना में अंतिम जो कक्षक है वो p कक्षक आता है, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा था। तो उसका आकार जो है वो डंबलाकार है। अब इसके किसी एक sp3 संगृहीत कक्षक से ये अतिव्यापन करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, और इलेक्ट्रॉनों को आदान प्रदान करके एक नया बंध बनाएगा जिसे CX आबंध कहते हैं। तो यहाँ स्ट्रक्चर में इस प्रकार में लिख सकता हूँ, और ये है 3p जो कि क्लोरीन का है, और यहाँ ये सिग्मा बंध बना, ये इसकी संरचना होगी, ये कार्बन है। और इस रूप में हम इसको लिखेंगे, ये 3 बॉन्ड इसके खाली है, इसलिए कार्बन के 3 बंध है, हम उसको इस प्रकार लिख देते हैं। यहाँ जो भी आएगा वो भी आपके सिग्मा बंध ही बनाएगा। तो यहाँ मैं ये तीनों सिग्मा बंध के रूप में लिखूंगा, और एक sp3 और क्लोरीन का 3p जो कक्षक है वो ओवरलैपिंग अतिव्यापन द्वारा एक नया कक्षक बना चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर उसको क्लोरीन लिखूंगा। तो आप देख सकते हैं ये वही Cl आबंध है जिसकी प्रकृति में आपको बताना चाह रहा हूं। तो आप इसे आसानी से समझ सकते हो कि CX आबंध की प्रकृति कैसी होती है। CX आबंध की प्रकृति जो होती है वो ध्रुवीय सहसंयोजक होती है, जैसा कि मैंने पीछे बताया। क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसकी हमेशा विद्युतीयता कार्बन से ज्यादा होगी, इसलिए बंध के इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन परमाणु की ओर होंगे, जिससे हाइड्रोजन परमाणु पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, अर्थात आंशिक ऋणावेश व आंशिक धनावेश। और ये जो बंध है वो आपके ध्रुवीय सहसंयोजक हो जाएगा। सहसंयोजक बंध तो था ही, लेकिन इसमें ध्रुवणता आ गई है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। तो CX आबंध की प्रकृति होगी ध्रुवीय सहसंयोजक। और एक विशेष बात का यहाँ पर ध्यान देंगे, नोट करने की बात है वो, तो नोट में लिखेंगे अपन इसको। नोट में क्या लिखना है कि हमें मालूम है कि हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं वो 4 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और हमें यह भी मालूम है कि पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में एक वर्ग में ग्रुप में ऊपर से नीचे जब चलते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, जबकि एक आवर्त में एक पीरियड में यदि हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो हमेशा आकार इसका घटता है। अब यहाँ
ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है वो एक वर्ग के सदस्य है, न कि एक आवर्त के सदस्य है। और आवर्त और वर्ग में फर्क ये है कि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आकार बढ़ता है। तो बात ये होगी कि फ्लोरीन से अपन आयोडीन की ओर चलते हैं तो आकार में क्या होती है, वृद्धि। मान लीजिए मेरे पास ये है CF, यानी CX जो आबंध था, ये CX आबंध में F है, फिर मैंने लिखा इसको Cl, फिर मैंने लिखा CBr, और फिर मैंने लिखा CI, इस प्रकार। तो यहां हमेशा ये जो बंध दूरी होगी, ये बंध दूरी CF से CI तक चलेंगे तब हमेशा बढ़ेगी, ग्रोथ करेगी। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि वर्ग में फ्लोरीन से आयोडीन की ओर बढ़ते हैं तो इनका आकार बढ़ता है, और आकार बढ़ने के साथ साथ इनकी लंबाइयां जो है, बंध आबंध लंबाइयां, उनमें भी वृद्धि होती है। तो ये नोट का आप ध्यान देंगे। तो आपको कोई कहते हैं कि दूरी का बढ़ता क्रम लिखिए, या CX आबंध की इन हेलोजन एलिमेंट्स में बढ़ता क्रम लिखिए आबंध दूरी का, तो आप बढ़ता क्रम लिखोगे CF से Cl की ओर, फिर ब्रोमीन की ओर, लास्ट में आयोडीन। यहाँ आयोडीन रहेगा, यहाँ Br रहेगा, यहाँ क्लोरीन रहेगा। ये इसका क्रम रहेगा जो आप अपने बुक में नोट करेंगे। तो आज का जो सेकंड टॉपिक था CX आबंध की प्रकृति, वो भी आपके पूरा हो चुका है। ये छोटा सा है। तो एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन आता है इसका, CX आबंध की प्रकृति के बारे में समझेंगे, या इसकी प्रकृति क्या होती है। तो आपको शॉर्ट इसकी परिभाषा लिखनी है और शॉर्ट में इसको पूरा करना है। तो ये टॉपिक पूरा करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेलोजन व्युत्पन्न निर्माण, इनका निर्माण किया। तो ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, हेलोजन व्युत्पन्नों का निर्माण, व्युत्पन्न जो है उनको हम कैसे बनाएंगे, कि इन हेलोजन व्युत्पन्नों को कैसे बना सकते हैं, कौन कौन से रिएक्शन से बना सकते हैं, कौन से कंपाउंड का यूज कर सकते हैं, वो जो क्लास रहेगी हमारी नेक्स्ट क्लास में रहेगा। आज की क्लास को ध्यान से देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं मोटिवेट हो सकूं और आपको पहुंचा सकूं। धन्यवाद स्टूडेंट।